हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो के अंदर अपने पाचन तंत्र के डाइजेस्टिव सिस्टम के भाग इंटेस्टाइन के बारे में अध्ययन किया था। हमने देखा था इंटेस्टाइन दो भाग उसके, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। और उन लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन की ओतिकी हिस्टोलॉजी के बारे में भी हमने देखा था कि कौन कौन से उसमें स्तर पाए जाते हैं और उन स्तरों में कौन कौन से कोशिकांग होते हैं जो क्या क्या काम करते हैं, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। उसके बाद में हमने दूसरा जो टॉपिक हमने लिया था, सहायक पाचक ग्रंथियां, एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड, इसके बारे में हमने स्टार्ट किया था वो पॉइंट। तो एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है वो हमने देखी थी उसमें कि तीन प्रकार की सहायक पाचक ग्रंथियां पाई जाती है। कौन कौन सी होती है? लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और तीसरी अग्नाशय ग्रंथि। तो ये जो तीनों की तीनों ग्रंथियां हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, इनके द्वारा पाचक रसों का स्त्रावण होता है और ये पाचक रस क्या करते हैं, इन पाचक रसों से भोजन का पाचन होता है। भोजन के जो अवयव होते हैं, प्रमुख घटक होते हैं, उन घटकों का क्या होता है, पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। तो पहली जो पाचक ग्रंथि है लार ग्रंथि, उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अब अगली जो है दूसरी, लीवर या यकृत, इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए, लीवर या यकृत ये सबसे बड़ी ग्रंथि है शरीर की, ठीक है ना। तो क्या ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, चाहे पाचक ग्रंथि कह दो, चाहे ओवरऑल जितनी भी ग्रंथियां हैं उनमें सब में क्या है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ये, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ, चलो सॉरी, ये शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है या ग्रंथि है। इसका उद्भव कहां से होता है? भ्रूणीय एंडोडर्म से, ठीक है। भ्रूणीय झिल्ली जो है, तीन झिल्लियां होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। इनमें से जो एंडोडर्म है, आंतरिक भ्रूणीय झिल्ली जो है, उसके द्वारा इस भाग का उद्भव होता है, ठीक है। ये जो भाग है, ये भाग पर्युदरिया के एक वलन पाए जाते हैं जो जिन्हें कहते हैं पर्युदरिया के वलन, उसके द्वारा ये किससे लगे रहते हैं, तनुपट से लगे रहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर जो ये भाग होता है, ये तनुपट, ये भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये जो तनुपट भाग है इससे ये लगे रहते हैं और इसमें वलन पाए जाते हैं जिसे क्या कहते हैं, पर्युदरिया के वलन। और ये वलन इसको दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। इसमें पूरा ये वलन पाए जाते हैं यहाँ पर, जिसके द्वारा ये लटका रहता है। और ये वलन है जो है वो इसको दो पिंडों में, दो भागों में या दो पालियों में बांटता है। एक तो पाली होती है दाई पाली और एक बाई पाली। तो इसमें से जो दायां पिंड है वो बड़े आकार का होता है और बायां पिंड छोटे आकार का होता है। दो पिंड होते हैं इसमें, दायां और बायां। इसमें से दायां पिंड बड़ा होता है और बायां पिंड छोटा होता है। और ये जो पिंड जो है वो किसके द्वारा विभाजित होते हैं, पर्युदरिया के वलन के द्वारा। और पर्युदरिया के वलन के द्वारा ये कहां से जुड़ा रहता है, तो तनुपट से जुड़ा रहता है, ठीक है। तो यहां पर ये देखिए, ये पर्युदरिया के वलन द्वारा किससे जुड़े रहते हैं, ये तनुपट से जुड़े हुए रहते हैं, उससे लगे रहते हैं। और इन्हीं वलनों के द्वारा ये दो भागों में बंटा होता है, ठीक है। कौन सा? बायां पिंड ये छोटा होता है और जो दूसरा पिंड है, दायां पिंड जो है, ये बड़ा होता है, ठीक है। दायां पिंड बड़ा और बायां पिंड छोटा। दायां पिंड जो है इसका यकृत का, उसके नीचे क्या होता है, क्या लगा रहता है, पित्ताशय। ये देखिए, ये इसका दायां पिंड है और उस दाएं पिंड के नीचे इसमें ये संरचना जो है, इसको क्या कहते हैं, पित्ताशय कहा जाता है, गॉल ब्लैडर या पित्ताशय, ठीक है। तो ये पित्ताशय दाएं पिंड के नीचे इसके स्थित होता है। और पित्ताशय क्या काम करता है, ये जो यकृत से निकलने वाला जो पित्त रस है उसका क्या करता है, संग्रह करता है, ठीक है। यकृत से पित्त रस निकल के जो आता है उसका संग्रह करने का काम कौन करता है, पित्ताशय करता है, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें
पित्ताशय और ये जो यकृत है, इन दोनों की वाहिनियां, ये भाग है पित्ताशय और ये भाग है, ये पित्ताशय और ये यकृत है। तो ये तो हो गई इससे निकलने वाली वाहिनी, यकृत वाहिनी, और ये हो गई कौन सी वाहिनी, पित्ताशय वाहिनी। ठीक है, तो यकृत वाहिनी और पित्ताशय वाहिनी दोनों मिलकर के बनाती है सहपित्त वाहिनी। ये जो वाहिनी आपको दिखाई दे रही है, ये कौन सी वाहिनी है, सहपित्त वाहिनी। ठीक है, इस सहपित्त वाहिनी के साथ में अग्नाशय वाहिनी जुड़ करके कहाँ खुलती है, ग्रहणी भाग में खुलती है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये जो है पित्ताशय वाहिनी और यकृत वाहिनी मिलकर के क्या बनाती है, सहपित्त वाहिनी बनाती है। ठीक है, ये हो गई इसकी बाह्य संरचना के बारे में। अब देखते हैं इसकी यकृत की औत्तिकी, हिस्टोलॉजी ऑफ लीवर। ठीक है, इसमें उत्तकीय या कोशिकीय संरचना वो किस प्रकार से होती है। तो इसमें औत्तिकी में यदि देखें तो ये असंख्य बहुभुजाकार पिंडों का बना होता है। इन्हें हेपेटिक लोब्यूल्स कहा जाता है। ये जो पिंडक होते हैं इसके अंदर यकृत में पाए जाने वाले, उन्हें क्या कहते हैं, हेपेटिक लोब्यूल्स। इसमें देखिए एक पिंड की यदि हम संरचना देखें, ये इसका एक पिंड है जो बहुभुजाकार होता है। ये भुजा, ये इसकी भुजा, ये भुजा, ये भुजा, इस प्रकार से इसमें बहुत सारी भुजाएं पाई जाती हैं। और इसमें इससे क्या कहते हैं, और भी लोब्यूल्स है वो जुड़े हुए रहते हैं इस तरह से, यहां से और लोब्यूल्स जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार से इसमें बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं। तो ये जो एक लोब्यूल्स है, इसमें बहुभुजाकार पिंड जो है, इस पिंड के अंदर क्या पाया जाता है, इसके केंद्रीय भाग में पिंडकीय केंद्रीय सिरिका पाई जाती है। और ये जो लोब्यूल्स होते हैं, ये पिंडक जो होते हैं, इन पिंडकों के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है या संपुट कहते हैं इसको। ये जो संपुट है इसको क्या कहते हैं, ग्लीसन का संपुट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्लीसन का संपुट। ठीक है, ये इसको, इस भाग को घेरे हुए रहता है। किसको घेरे हुए रहता है, हेपेटिक लोब्यूल्स को। ठीक है, ये जो हेपेटिक लोब्यूल्स है, इस हेपेटिक लोब्यूल्स में बहुत सारी ये कोशिकाएं लगी रहती हैं। ये कोशिकाएं जो दिख रही है आपको, ये पंक्तियों में लगी रहती है। ठीक है, और ये पंक्तियां बनाती है ये इस प्रकार से, ये सारी की सारी ये पूरे के अंदर भरी हुई रहती है। यहां भी होती है, इस तरह से ये लगी रहती है। ठीक है, पूरे लोब्यूल्स में ये पाई जाती है। यहां भी दूसरे लोब्यूल्स के अंदर भी ये इस प्रकार से ये पंक्तियों के अंदर लाइन में ये लगी रहती है। ठीक है, तो ये जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, हेपेटोसाइट्स। क्या लगी रहती है, ये हेपेटोसाइट्स या यकृत कोशिकाएं ये होती हैं। ठीक है, और ये हेपेटोसाइट्स जो है, इन हेपेटोसाइट्स के बीच में, बीच के अंदर ये क्या पाया जाता है, क्षेत्र पाया जाता है। ये जो स्पेस होता है, ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है आपको, इन स्पेस को क्या कहते हैं, यकृत कोटरियां। क्या कहते हैं, यकृत कोटरियां या सिनसॉइड्स। ठीक है, ये क्या कहलाती है, सिनसॉइड्स कहलाती हैं या यकृत कोटरियां। ठीक है, तो ये यकृत कोटरियां जो होती हैं, इनके अंदर कुछ कोशिकाएं होती है, कुछ सेल्स होती हैं। इन सेल्स को क्या कहते हैं, कुफ्फर कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, कुफ्फर कोशिकाएं। और ये जो कुफ्फर कोशिकाएं होती हैं, ये क्या काम करती है, ये भ्रूणी अवस्था में आरबीसी का निर्माण करती है। ठीक है, भ्रूणी अवस्था में आरबीसी बनाती है। ठीक है, और वयस्क अवस्था में क्या करती है, ये वयस्क अवस्था में आरबीसी का भक्षण करती है। ठीक है, तो ये भ्रूण अवस्था में आरबीसी निर्माण और वयस्क अवस्था में आरबीसी का भक्षण करने का काम ये कुफ्फर कोशिकाएं जो है वो करती है। जो कहाँ पाई जाती है, सिनसॉइड्स के अंदर, यकृत कोटरियों में पाई जाती है। और ये सिनसॉइड्स कहाँ होते हैं, इनकी जो पंक्तियां होती है किसकी, हेपेटोसाइट्स की, उनके मध्य अवकाश जो पाया जाता है, इनमें, इनके अंदर ये कोटरियां होती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए इसमें एक किनारों पर यदि देखें, इसमें बहुभुजाकार है ये,
इन भुजाओं के किनारों पर यदि देखें तो यहां पर क्या पाया जाता है, यकृत निवाहिका त्रिक होता है। ये जो सारे के सारे हैं ये क्या है, यकृत निवाहिका त्रिक है। इनमें 3 प्रकार की क्या कोशिकीय संरचना पाई जाती है। एक तो होती है इसमें अंतरपिंडकीय यकृत नलिका, ये जो है अंतरपिंडकीय यकृत नलिका है। एक है यकृत निवाहिका सिरा और एक होता है यकृत धमनी। ठीक है, तो ये सिरा और धमनी ये तो रक्त से संबंधित है, रक्त को लाने जाने का काम करती है। अंतरपिंडकीय यकृत नलिका जो है ये हिपेटोसाइट से निकलने वाला जो रस होता है, पित्त रस जो होता है, इसको लेकर के यकृत वाहिनी में जाती है और यकृत वाहिनी में छोड़ने का काम करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसकी संरचना, उसके बारे में देखिए उत्तकी के बारे में। तो ये यकृत जो है किसका बना होता है, असंख्य बहुभुजाकार पिंडों का बना होता है। ये जो पिंड जो होते हैं ये यकृत की क्या होती है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कौन सी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसकी, लीवर की। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर क्या है, हेपेटिक लोब्यूल्स। ठीक है, जिसकी संरचना हमने देखी थी, ये हेपेटिक लोब्यूल्स है और इसमें बहुत सारे हेपेटिक लोब्यूल्स है वो पाए जाते हैं, इस तरह से जुड़े रहते हैं आगे से आगे। तो इस प्रकार से हेपेटिक लोब्यूल्स बहुत सारे होते हैं। तो इनमें देखिए जो हेपेटिक लोब्यूल्स हैं इसके चारों ओर क्या पाया जाता है, एक आवरण होता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, ग्लीसन संपुट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्लीसन संपुट। ये आवरण देखा था अभी हमने, ये जो आवरण है ये क्या है, ग्लीसन का संपुट। ठीक है, तो इसमें ग्लीसन का संपुट पाया जाता है जिनके मध्य में एक केंद्रीय सिरिका होती है। क्या होती है, केंद्रीय सिरिका होती है। ये जो बीच में ये सिरिका दिख रही है ये क्या है, पिंडकीय केंद्रीय सिरिका। ठीक है, अब देखिए और इसके चारों ओर जो होता है, इनके चारों ओर किसके, ग्लीसन संपुट के किनारे जो हैं, किसके, ग्लीसन संपुट के, इसके किनारों पर क्या पाया जाता है, निवाहिका त्रिक होता है। किसके किनारों पर होता है, ग्लीसन संपुट के किनारों पर। ठीक है, और इस निवाहिका तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं, यकृत निवाहिका सिरा, यकृत धमनी, अंतरापिंडकीय रक्तवाहिनी। ठीक है, तो ये 3 भाग निवाहिका त्रिक के अंदर आते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए इसमें ये जो लोब्यूल्स होते हैं, लोब्यूल्स मतलब पिंड, ये जो बहुभुजाकार पिंड है इनको क्या कहते हैं, लोब्यूल्स कहा जाता है। और ये जो लोब्यूल्स है, इन लोब्यूल्स में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, हेपेटोसाइट्स। कौन सी होती है, हेपेटोसाइट्स। ये यकृत की कोशिकाएं होती हैं, इन्हें हेपेटोसाइट्स कहते हैं। ये हेपेटोसाइट्स प्रेजेंट होती है जो किसमें व्यवस्थित होती है, कतारों में व्यवस्थित होती है। हमने देखा अभी इसमें चित्र के अंदर ये जो कतारें दिख रही है, ये कतारें किसकी हैं, हेपेटोसाइट्स। ठीक है, तो ये क्या बनाती है, कतारों के रूप में व्यवस्थित होकर के क्या बनाती है, लड़ियां बनाती है। क्या बनाती है, लड़ियां। ठीक है, और इन लड़ियों के मध्य सिरा पात्र या यकृत कोटरियां हमने अभी देखा था चित्र के अंदर। ये देखिए ये जो लड़ियां हैं, इन लड़ियों के मध्य ये जो स्पेस दिख रहा है इनको क्या कहते हैं, सिरा पात्र या यकृत कोटरियां कहते हैं। और यकृत कोटरियों में क्या होता है, कौन सी कोशिकाएं होती है, कुफ्फर कोशिकाएं होती है। कौन सी कोशिका पाई जाती है, कुफ्फर कोशिकाएं होती है। और कुफ्फर कोशिकाएं क्या काम करती है बताइए आपको, ये भ्रूणावस्था में क्या करेगी, आरबीसी का निर्माण करती है। और वयस्क अवस्था में क्या करती है, ये आरबीसी जो मृत आरबीसी है उसका भक्षण करने का काम ये करती है। और उसके साथ साथ में जो जीवाणु होते हैं उनका भी भक्षण करने का काम ये कोशिकाएं हैं वो करती है। ठीक है, तो ये कुप्फर कोशिकाएं इनमें पाई जाती हैं, किनके अंदर, यकृत कोटरियां में। यकृत कोटरियां कहाँ होती है, ये कतारें जो होती है हेपेटोसाइट्स की उनके बीच में होती है। ठीक है, फिर आता है हेपेटोसाइट्स जो कोशिकाएं जो होती है उसमें किसका निर्माण होता है, पित्त का निर्माण होता है। किसका, पित्त का, बाइल जूस का निर्माण इसमें होता है, पित्त रस का। जो अंतरापिंडकीय यकृत वाहिकाओं से, हमने देखा था इसमें अंतरापिंडकीय यकृत वाहिकाएं ये होती है, ये अंतरापिंडकीय यकृत वाहिकाएं यहाँ से पित्त रस को लेकर के कहाँ जाती है, यकृत वाहिनी में जाती है। ठीक है,
यकृत वाहिकाओं से होता हुआ कहाँ खुलता है? यकृत वाहिनी में खुलता है। ठीक है, और ये यकृत वाहिनी जो है आगे जाकर के किससे जुड़ती है? पित्ताशय वाहिनी से जुड़ती है, जो हमने पहले भी देखा था यहाँ पर। ये रहा पित्ताशय वाहिनी प्लस यकृत वाहिनी क्या बनाती है? सहपित्त वाहिनी का निर्माण करती है। तो यकृत वाहिनी और पित्ताशय वाहिनी किसका निर्माण करती है? सहपित्त वाहिनी, या इसको बोलते हैं डक्ट्स कोलेडोकस या कोलिडोकस बोलते हैं इसको, डक्ट्स कोलिडोकस। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो डक्ट्स कोलिडोकस है, डक्ट्स कोलिडोकस किस किस से बनी है? यकृत वाहिनी और पित्ताशय वाहिनी, इसको सहपित्त वाहिनी भी कहते हैं। तो अग्नाशय वाहिनी और सहपित्त वाहिनी या डक्ट्स कोलिडोकस, ये दोनों मिलकर के क्या बनाती है? हमने पढ़ा था इसके बारे में कि अग्नाशय वाहिनी और डक्ट्स कोलिडोकस, ये जो हम पढ़ रहे थे आंत्र के भाग, और आंत्र के भाग में जब ग्रहणी वाला भाग जो हमने पढ़ा, तो उस ग्रहणी वाले भाग में हमने पढ़ा कि ये अग्नाशय वाहिनी और सहपित्त वाहिनी दोनों मिलकर के क्या बनाती है? हिपेटो पेनक्रिएटिक एम्पुला बनाती है। क्या बनाती है? हिपेटो पेनक्रिएटिक, ये क्या बनाएगी? हिपेटो पेनक्रिएटिक एम्पुला, या इसका एक एम्पुला का नाम और था वेटर की एम्पुला। ठीक है, क्या बनाती है? हिपेटो पेनक्रिएटिक एम्पुला या वेटर की एम्पुला, ये हमने ग्रहणी भाग में पढ़ा था। तो ये जो वेटर की एम्पुला या हिपेटो पेनक्रिएटिक एम्पुला जो है, ये एम्पुला कहाँ खुलती है? ये ग्रहणी भाग में खुलती है। और ग्रहणी भाग के अंदर, ग्रहणी भाग में जहां पर ये खुलती है, तो वहां पर क्या पाया जाता है? एक अवरोधनी होती है। इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी पिछले वीडियो में। उस अवरोधनी को क्या कहते हैं? ओडी की अवरोधनी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे यकृत की संरचना। ठीक है, इसकी बाह्य संरचना के बारे में हमने देखा, और इसकी ओत्तिकी जो है, आंतरिक कोशिकीय संरचना जो है, उसके बारे में भी हमने अध्ययन किया है। इसके बाद में अगला भाग आता है आपके इस चैप्टर का, फंक्शंस ऑफ लीवर, यकृत के कार्य। तो अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, यकृत के कार्य, फंक्शंस ऑफ लीवर। इसमें देखिए सबसे पहला कार्य क्या है? पायसीकरण। ये पायसीकरण का काम कौन करता है? पित्त रस करता है, और पित्त रस का स्त्राव होता है यकृत की कोशिकाएं जो होती है, यकृत कोशिकाएं, उसके द्वारा इनका स्त्राव होता है। और पित्त रस के अंदर पित्त वर्णक और पित्त लवण पाए जाते हैं। इनमें से जो पित्त लवण होते हैं, ये क्या करते हैं? वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ने का काम करते हैं। वसा की जो बड़ी गोलिकाएं होती है, उनको, ये जो पॉलीग्लिसराइड होती है, उनको डाई या ट्राई ग्लिसराइड में तोड़ने का काम ये करते हैं। तो छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ने का काम करते हैं। तो इसलिए ये क्या करता है? इस क्रिया को क्या करते हैं? छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ने को, इसे पायसीकरण कहा जाता है। तो ये पायसीकरण की जो क्रिया है, वो यकृत के द्वारा की जाती है। दूसरी जो क्रिया आती है, उसे कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस किसे कहते हैं? जब भोजन करने के पश्चात उपापचय क्रिया में जितना ग्लूकोज है वो खर्च हो जाता है, उसके बाद में जो बचा ग्लूकोज है, शरीर में जो अतिरिक्त ग्लूकोज की मात्रा है, उस अतिरिक्त ग्लूकोज की मात्रा को किस में बदल दिया जाता है? ग्लाइकोजन में। ठीक है, ये काम यकृत करता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, अग्नाशय की कोशिकाएं भी जो है, उनसे भी स्रावित हार्मोन है, उनके द्वारा भी ये काम किया जाता है। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम कहते हैं। इंसुलिन हार्मोन जो है वो निकलता है, और ये यकृत के द्वारा भी ये कार्य पूर्ण होता है। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदला जाता है। ठीक है, दूसरा आता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या है? इसमें जब आवश्यकता होती है, जब हमें क्या है कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो क्या करता है ये ग्लाइकोजन जो है, संचित ग्लाइकोजन, शरीर के अंदर जो संचित ग्लाइकोजन है, जिसे एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, तो इस संचित ग्लाइकोजन को किस में बदलता है? ये ग्लूकोज में। आवश्यकता पड़ने पर
संचित ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदला जाता है। ठीक है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तीसरी जो प्रोसेस है, तीसरा जो कार्य है इसका, चौथा कार्य है। चौथा कार्य क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस किसे कहते हैं? कि यकृत के द्वारा अमीनो अम्ल तथा वसीय अम्ल को जब आवश्यकता होती है, जब जो ग्लाइकोजन है या ग्लूकोज है वो खत्म हो जाता है, संचित ग्लाइकोजन है वो पूर्ण रूप से काम में ले लिया जाता है, तो फिर क्या करता है यकृत? अमीनो अम्ल व वसीय अम्ल को किस में बदलता है? ग्लूकोज में बदल देता है। किस में बदलता है? ग्लूकोज में बदल देता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है अगला भाग, लिपोजेनेसिस। कौन सा? लिपोजेनेसिस। तो लिपोजेनेसिस किसे कहते हैं? लिपोजेनेसिस, इसमें क्या होता है कि ये जो यकृत कोशिकाएं हैं वो अतिरिक्त ग्लूकोज को वसा में बदल देती हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? अतिरिक्त ग्लूकोज की मात्रा जो है, अतिरिक्त ग्लूकोज को वसा में परिवर्तित कर दिया जाता है। किसके द्वारा? यकृत के द्वारा। ठीक है, तो कर दिया जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? लिपोजेनेसिस, यानी वसा निर्माण। ठीक है, तो लिपोजेनेसिस की क्रिया जो है यकृत के द्वारा होती है। फिर अगला जो कार्य है इसका, डीएमिनेशन। डीएमिनेशन से क्या मतलब है कि यकृत की जो कोशिकाएं हैं वो आवश्यकता से अधिक जब एमिनो अम्ल जो होता है शरीर के अंदर, उस अमीनो अम्ल को क्या कर देता है? अपघटित कर देता है या विघटित कर देता है, और विघटित करके किसका निर्माण करता है? अमोनिया का। ठीक है, तो डीएमिनेशन का मतलब क्या होता है कि आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल जो शरीर में पाया जाता है, आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल जो है उसको क्या करता है? ये विघटित कर, अम्ल को विघटित कर क्या किस में बदल देता है? ग्लूकोज में बदल देता है। सॉरी, ग्लूकोज में नहीं, अमोनिया में। विघटित कर अमोनिया में NH3 बदल देता है। ग्लूकोज वाला तो ये पहले हो गया इसमें कि ये जो होता है ना यकृत, ये अमीनो अम्लों वसीय अम्लों को ग्लूकोज में बदलता है, जिसे क्या कहते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। तो यहां पर अमीनो अम्लों को विघटित कर अमोनिया में बदल देता है यकृत जो है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? डीएमिनेशन कहा जाता है। इसके बाद में अगला कार्य इसका आता है यूरिया निर्माण। ठीक है, ये जो यकृत है वो जो हानिकारक अमोनिया जो हमारे शरीर में बनती है उपापचय क्रिया द्वारा, तो हानिकारक अमोनिया को ऑर्निथीन चक्र के द्वारा, इसमें एक प्रोसेस होती है ऑर्निथीन चक्र की, जिसके बारे में हम उत्सर्जन वाले टॉपिक के अंदर, उत्सर्जन वाले चैप्टर में थोड़ा बहुत इसमें देखेंगे, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो ये हानिकारक अमोनिया को ऑर्निथीन चक्र के द्वारा किस में बदल देता है? यूरिया में बदल देता है। जो कि कम हानिकारक है। ठीक है, तो ये इसे क्या कहते हैं? ये जो कार्य है ये कौन करता है? यकृत करता है, यूरिया निर्माण। फिर आता है आरबीसी का भक्षण व निर्माण। तो आरबीसी का भक्षण और निर्माण करने के लिए इसमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कौन सी कोशिकाएं?
कुफ्फर कोशिकाएं, कुफ्फर सेल्स पढ़ा था हमने। ये कोशिकाएं क्या करती है, कुफ्फर कोशिकाएं, हमने इसके बारे में पहले भी चर्चा की थी इसमें कि भ्रूणीय अवस्था में तो क्या करेगी, ये भ्रूणीय अवस्था में किसका निर्माण करती है, आरबीसी का निर्माण करती है। आरबीसी निर्माण का कार्य करती है। लेकिन वयस्क अवस्था में क्या करती है, ये वयस्क अवस्था में मृत आरबीसी का भक्षण करने का काम करती है। मृत आरबीसी का भक्षण करती है। ठीक है, ये कार्य है किसका, यकृत का। फिर आता है वसा का संचय। तो ये जो होते हैं यकृत जो होते हैं, वो यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती है, अतिरिक्त वसा जो है उसको क्या करती है, संचित करने का काम करती है, जो आगे जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उसको काम में लिया जा सके। ठीक है, वसा का संचय हो गया। फिर अगला कार्य है प्रतिस्कंदक पदार्थ। कौन सा, हिपेरिन। ये क्या करता है, हिपेरिन का निर्माण करने का काम करता है, जो क्या है, प्रतिस्कंदक पदार्थ है। ये शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने देते, रक्त का थक्का नहीं बनने देता। जब रक्त वाहिनियों में जब रक्त बहता है तो उससे क्या है, थक्का नहीं बने और उससे जो रक्त की जो सप्लाई है वो उसमें रुकावट पैदा नहीं हो। तो इसके लिए ये हिपेरिन का स्रावण करता है, जिससे शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने देता, ये हिपेरिन जो है। फिर आता है अगला कार्य, ये प्रोथ्रोम्बिन व फाइब्रिनोजन निर्माण। जब चोट लगती है तो उस समय क्या करता है, ये प्रोथ्रोम्बिन व फाइब्रिनोजन निर्माण में सहायक होता है। जो ये प्रोटीन्स क्या करती हैं, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन क्या करती हैं, और रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। जब क्या है, कोई उत्तक क्या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, तो उस समय उत्तकों के क्षतिग्रस्त होने से उसको वापस उसकी मरम्मत करने के लिए उसमें थक्का जमाने का कार्य करता है सबसे पहले तो ये। तो उससे क्या है कि रक्त है वो बाहर ना निकले, तो सबसे पहले प्रोसेस जो उसकी होती है उससे रक्त की क्षति को रोकने के लिए इसका थक्का बनाना, स्कंदन या क्लोटिंग, उसका काम कौन करता है, प्रोथ्रोम्बिन व फाइब्रिनोजन प्रोटीन है वो करता है। ठीक है, तो ये यकृत के द्वारा इनका निर्माण किया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन व फाइब्रिनोजन का। फिर आता है एल्कोहल उपापचय। ये जो यकृत है वो एल्कोहल का उपापचय भी करने का काम करता है, जिससे उसका अपघटन हो सके। ठीक है, फिर आता है कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण। यकृत क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसका निर्माण करने का भी काम करता है। फिर आता है विषहरण। विषहरण में क्या होता है, यकृत क्या करता है, उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप कई बार क्या होता है, शरीर में हानिकारक पदार्थों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो जो विषैले पदार्थ बनते हैं, जैसे प्रूशिक एसिड है, वो प्रूशिक एसिड बन जाता है, जो क्या होता है, हानिकारक होता है। तो उसको किस में बदल देता है, मतलब अहानिकारक पदार्थों में बदल देता है, उसको सामान्य कर देता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, यकृत जो है उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले हानिकारक पदार्थ जैसे प्रूशिक अम्ल का अपघटन कर क्या करता है, विषैले प्रभाव को
इसके विषैले प्रभाव को नष्ट करते हैं, नष्ट करता है। ठीक है, तो ये हो गए सारे के सारे यकृत के कार्य। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा आज? यकृत की संरचना और यकृत के कार्य, जो दूसरे प्रकार की हमारी पाचक सहायक पाचक ग्रंथियां हैं। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तीसरी सहायक पाचक ग्रंथि अग्नाशय। ठीक है।